Good morning all of you. This is Tarang. In this video, we are going to discuss activities, NCERT activities. This is chapter number 4, carbon and its compounds. The first activity is collect 10 things used or consumed. हम लोगों को 10 चीज़ें कलेक्ट करनी है, या तो हम लोगों ने कंज्यूम किया है या हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी ना, या तो वो कार्बन से बनी हुई होंगी या तो उसका कंपाउंड होगा। जो भी हम लोग कंज्यूम किए हुए हैं या यूज़ किए हुए हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, या तो कार्बन या तो इसका कंपाउंड होगा, ठीक है। अब हम लोग कैसे टेस्ट करें, कैसे चेक करें कि ये कार्बन से बना हुआ है, कंपाउंड है। क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट को या उस चीज़ को गर्म करना शुरू करोगे, ओके, बाय हीटिंग। जैसे जैसे वो गर्म होगा, देखना वो धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाएगा और डार्क होके वो ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब इसमें या तो कार्बन था या तो वो कार्बन कंपाउंड का बना हुआ था। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 2 हम लोग का सीरीज से है। इसमें बोला जा रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस। ओके, तो पहले वाले को अगर कंपेयर करो तो पहले क्या है CH3OH और नेक्स्ट वाले में C2H5OH। तो OH तो सेम है दोनों में। C की बात करें, कार्बन की बात करें तो एक कार्बन बढ़ गया, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वाले टर्म को देखो तो यहाँ पर C2H5OH और यहाँ पे C3H7OH। तो कार्बन वापस से एक बढ़ा हुआ है, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 बढ़ा हुआ है, तो CH2। ओके, तो फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 कितना हो जाएगा 14U। ओके, तो कितने का डिफरेंस है मास में, 14U का डिफरेंस है। इसके बाद बोला जा रहा है क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है, तो बोलना है कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकता है बट केमिकल प्रॉपर्टीज इनका सेम होगा। एक्टिविटी नंबर 3 इज बोला जा रहा है कुछ कार्बन कंपाउंड्स लीजिए, जैसे कि नैप्थलीन ले सकते हो, कैम्फर ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, और 1 बाय 1 इसको जला के देखो, ठीक है। जलाने के बाद क्या होगा, आप लोग कैम्फर देखे होंगे, कैम्फर जलाने के बाद क्या होता है, कपूर वाला एग्जाम्पल बेस्ट है आप लोगों के लिए। धुआं निकलेगा, ओके, ब्लैक स्मोक तो समझ में आ रहा है, येलोइश फ्लेम के साथ ये जलता है, ओके। तो याद रखना है कि इन तीनों के केस में बारी बारी से अगर जला के देखोगे तो कुछ कुछ तो आप लोगों को क्लियर नज़र आ गया होगा, जो कि आप लोग जनरल लाइफ में देखे होंगे, येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। ओके, तो इस एक्टिविटी से हम लोग को क्या पता चला, जितने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड का मतलब हो क्या, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम, while unsaturated hydrocarbons compounds will give a yellow flame with lots of black smoke, ठीक है। एंड इसमें सूटी डिपोजिट, सूटी का मतलब होता है काला धुआं निकलना, एंड दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपोजिट ऑन द मेटल प्लेट, ओके। लेकिन अगर इसमें एक चीज़ और याद रखोगे, हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर इन रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो। अगर मान लो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोगों को पता है कि उसका क्लीन फ्लेम होगा, अच्छे से जलेगा, लेकिन अगर वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा ना, तो वो भी इनकम्प्लीट कंबसन में आ जाएगा और सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें अनसैचुरेटेड की, जो जनरली येलो फ्लेम के साथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक के साथ जलता है, लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा दे दिया जाए, ठीक है, तो वो भी अच्छे से जलेगा, कंप्लीट कंबसन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है टेक 3 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब। तो हम लोग को क्या लेना है, इथेनॉल लेना है। क्या होता है, C2H5OH, ये हो गया इथेनॉल, ठीक है। टेस्ट ट्यूब, वार्म इट जेंटली इन अ वाटर बाथ एंड देन ऐड 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीन पोटासियम पर मैग्नेट। अल्कलीन पोटासियम पर मैग्नेट होता है KMnO4, ये होता है पोटासियम पर मैग्नेट, ओके, पोटासियम पर मैग्नेट, ठीक है। अब जैसे ही दोनों आपस में कंबाइन करेगा, इसके साथ बनेगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मतलब होता है CH3COOH, ये है इथेनोइक एसिड, और इसके साथ में MnO2 जो कि ब्राउन कलर का होता है, इसको याद रखोगे, ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। और इसके साथ में प्लस KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O,
ठीक है, ये बनेगा। तो ये रिएक्शन हो गया। अब इसमें और कुछ कुछ चीज़ें और समझनी है। अगर हम लोग KMnO4 की बात करेंगे तो ये ना इसकी वजह से C2H5OH इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये C2H5OH क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लिया? इथेनोइक एसिड CH3COOH बना लिया। ठीक है, अगर हम लोग KMnO4 की बात करेंगे तो ये पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो C2H5OH ले लिए, उसमें पहले ये पोटासियम परमैंगनेट डाले, तो रिएक्शन शुरू हो गया। इथेनॉल क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। किसकी वजह से? पोटासियम परमैंगनेट की वजह से, और बन गया इथेनोइक एसिड। अगर हम लोग डालते रहें कंटिन्यू KMnO4, तो क्या होगा? जैसे स्टार्टिंग में तो कलर चेंज हो जाएगा, फिर चूंकि सिर्फ और सिर्फ KMnO4 ही बचा हुआ है, क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो चुका है, तो खत्म हो चुका है, तो कलर क्या रह जाएगा? पर्पल हो जाएगा। कलर क्या रह जाएगा? पर्पल। क्योंकि एक्टिविटी में बोला गया है कि अगर एक्सेस सप्लाई किया जाए KMnO4 का तो कौन सा कलर होगा? तो कलर क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज करने के लिए अब कुछ ऑक्सीडाइज होने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, चलो एक तो हो गया कि हम लोग इथेनॉल को ले लिए KMnO4 के साथ। लेकिन अगर हम लोग इथेनॉल को पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ ले, जो कि एसिडिफाइड है, तो क्या होगा? तो हम लोग क्या लेने वाले हैं? हम लोग लेने वाले हैं इथेनॉल, मतलब C2H5OH। ओके, ये क्या है? इथेनॉल है। और इथेनॉल के साथ हम लोग क्या लेने वाले हैं? ये इथेनॉल है, याद रखोगे। इथेनॉल के साथ लेने वाले हम लोग एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, होता है K2Cr2O7। ठीक है, ये भी क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ओके, और इसके साथ में लेना है H2SO4। तो इस रिएक्शन के थ्रू क्या बनने वाला है? CH3COOH। होता क्या है ये? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इसके साथ में बनेगा Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, और इसे Cr2SO4 होल थ्राइस को हम लोग कहते हैं क्रोमियम सल्फेट। ये होता है क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से C2H5OH इथेनॉल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन? किसके थ्रू हो रहा है? K2Cr2O7। ओके, तो इसके पहले वाले रिएक्शन में और इस रिएक्शन में ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज हुआ और इथेनॉल कन्वर्ट हो गया CH3COOH में। ठीक है, जिसको हम लोग इथेनोइक एसिड कहते हैं। ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए किस एजेंट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो पहला हम लोग केस देखे जिसमें हम लोगों ने KMnO4 लिया हुआ था, जो कि अल्कलीन पोटासियम परमैंगनेट था, और दूसरा होता है एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6। बोला जा रहा है ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इनटू इथेनॉल। तो इथेनॉल तब तो याद भी हो गया होगा, C2H5OH। ये क्या है? इथेनॉल है। इसमें क्या करना है? छोटा सा टुकड़ा डालना है सोडियम का, बहुत छोटा सा टुकड़ा लेना है, जैसे कि चावल के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर। ओके, जैसे ही दोनों कंबाइन करेगा सोडियम इथोक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला होता है CH3CH2, दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो C2H5। ओके, O-Na+, और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसे बोला जाता है सोडियम इथोक्साइड। ओके, ये सारे NCERT के एक्टिविटीज़ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? इथेनॉल में सोडियम मेटल हम लोगों ने डाला, तो सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ओके, यहाँ पे एक और एक्टिविटी इसी, और एक रिएक्शन इसी एक्टिविटी में बताया गया है कि अगर हम लोग C2H5OH मतलब इथेनॉल को हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म करें, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H4 में, जो कि इथीन होता है, और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। ये क्या है? इथीन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर H2SO4 क्या कहलाएगा? आप कह सकते हो कि डिहाइड्रेट कर दिया, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग यहाँ पर इसे बोलेंगे। इसे हम लोग H2SO4 को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके,
तो इस एक्टिविटी में बस यही दो चीज़ डिस्कस किया गया था कि अगर हम लोग इथेनॉल में सोडियम या इस तरह का कोई पावरफुल मेटल डालते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड बनेगा। और अगर हम लोग इथेनॉल में H2SO4 डालें जो कि हॉट कंसनट्रेटेड होना चाहिए, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा और इसको ये कन्वर्ट कर देगा ईथीन में और साथ में हाइड्रो वाटर रिलीज हो जाए। नेक्स्ट एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द लिटमस टेस्ट। हम लोगों को लिटमस टेस्ट करना है किसका किसका, तो पहला है एसिटिक एसिड का, डाइल्यूट एसिटिक एसिड का CH3COOH, और उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें डाइल्यूट एसिटिक एसिड की तो इसका pH रेंज आता है 3 to 6, याद रखोगे 3 to 6, इसी के बीच में कोई वैल्यू आएगा। और अगर हम लोग बात करें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो इसका भी pH वैल्यू आता है 3 to 6। ओके, और दोनों ब्लू लिटमस पेपर को रेड में फुल्ली कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब डाइल्यूट होने के बावजूद ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड कर ले। ओके, एक्टिविटी नंबर 8 ईस्टर से रिलेटेड है। ईस्टरिफिकेशन जिसको बोल सकते हो, करना क्या है, हम लोगों को 1 ml इथेनॉल लेना है। ठीक है, इथेनॉल मतलब क्या हो गया, C2H5OH। ठीक है, इसमें हम लोगों को ग्लासियल एसिटिक एसिड मिक्स करना है जो कि जनरली आइस के फॉर्म में नज़र आता है, मतलब एसिटिक एसिड ही है, CH3COOH। ओके, और साथ में H2SO4 डालना है। क्या डालना है, H2SO4। ठीक है, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। रिएक्शन होने के जस्ट बाद क्या बनेगा, CH3COOC2H5 और इसके साथ में H2O रिलीज होगा। तो ये क्या है एक्चुअली, ये है ईस्टर, इसी को बोलते हैं ईस्टर। ओके, इसका स्मेल कैसा होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है, और जिसका यूज़ हम लोग करते हैं इसका स्मेल होता है, लिख लो, स्वीट स्मेलिंग, और जिसका यूज़ हम लोग या तो परफ्यूम या तो फ्लेवर बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया ईस्टर बनाने का। तो ईस्टर कैसे बनता है, हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को C2H5OH मतलब इथेनॉल प्लस दूसरा क्या लिया गया है, एसिटिक एसिड, और तीसरा क्या लिया गया है, H2SO4 लिया गया है। जब तीनों को कंबाइन किया जाता है तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, CH3COOC2H5 और साथ में वाटर रिलीज होता है। इसी का यूज़ किया जाता है परफ्यूम बनाने में या फ्लेवर वाले चीज़ों के बनने में। इस ईस्टर को जब हम लोग वापस से एसिड या बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो ये अपने दोबारा जिससे बना था उस फॉर्म में रिलीज हो जाता है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर हम लोग ईस्टर में या तो एसिड या तो बेस मिक्स करें तो इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस हो गया। एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ईस्टर की बात करें तो CH3COOC2H5 और इसके साथ एसिड ले लेते हैं हम लोग, पहले बेस लेते हैं। ओके, तो बेस में हम लोगों ने लिया NaOH, कॉम्बिनेशन शुरू हो गया, रिएक्शन शुरू हो गया, और रिएक्शन के बाद बनेगा C2H5OH इथेनॉल प्लस CH3COOH। ओके, तो इस वाले रिएक्शन में इस NaOH को एजेंट की तरह काम करवाता है ये, तो इसको एरो के ऊपर रखो। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है इसी एक्टिविटी में कि अगर हम लोग इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करा लें किसी बेस के साथ, ठीक है, तो ये एक सॉल्ट देता है, जिस सॉल्ट का नाम है सोडियम इथेनोएट, जिसको हम लोग सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं। ओके, कहने का मतलब है कि अगर हम लोग CH3COOH को NaOH के साथ रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर CH3COONA और साथ में वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते क्या है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये एक तरह का सॉल्ट है और इसको सोडियम इथेनोएट भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 9 इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब चूंकि देखो ये एसिड है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ तो रिएक्ट करना ही है इसको।
तो रिएक्शन क्या होगा, अगर हम लोग CH3COOH इथेनोइक एसिड और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लें तो ये बनाएगा CH3COONA और साथ में H2O और CO2 रिलीज होगा, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। अगर सेम चीज़ हम लोग परफॉर्म कराएं NaHCO3 के साथ तो यहाँ पर भी वही बनना है CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। तो याद रखना है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। देखो 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप याद होने लगेगा, क्योंकि सारे रिएक्शंस जो है ना घूम फिर के उसी जगह पर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज रिलेटेड टू क्लीनिंग एक्शन। हम लोग अगर डर्ट की बात करें तो डर्ट एक्चुअली में ऑयली नेचर का होता है और ऑयल पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें, जो कि साबुन या सर्फ के मॉलिक्यूल की बात करें, तो मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर Na&K, मतलब सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट। Na एंड पोटासियम सॉल्ट होता है जो कि एक लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन बनाता है, ठीक है। तो अगर डायग्राम बनाओगे ना तो डायग्राम कुछ ऐसे नज़र आएगा, इस तरह से जिग-जैग कर लो और पीछे एक गोल बना लो। तो ये क्या हो गया, सोडियम साइड हो गया और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन, जो कि पोटासियम का है। ओके, इसके अगर हम लोग आयोनिक एंड की बात करें, द आयोनिक एंड ऑफ द सोप डिजॉल्व ऑफ वाटर वाइल द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड डिजॉल्व इन ऑयल। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाटर में डिजॉल्व होता है और ये वाला जो लॉन्ग चेन दिखाई पड़ रहा है स्प्रिंग की तरह, ये डर्ट में या कह सकते हो ऑयल में डिजॉल्व होता है, ठीक है एक ही चीज़, एक तरफ वाटर में डिजॉल्व हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, ऑयल में डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। द सॉप मॉलिक्यूल दस फॉर्म द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसल्स। जैसे कि मान लो एक डर्ट है जो कि ऑयली स्ट्रक्चर का है, ठीक है। तो ये जो इस तरह का जो हम लोगों को एक मॉलिक्यूल दिखाई पड़ा, तो इस तरह से एक इधर से भी चारों तरफ से इसको घेर लेगा, कुछ इस तरह से। ये क्या है, Na+, सब में Na+ हो जाएगा, Na+, 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 इन सब में भी होगा, ठीक है। और ये वाला जो एंड हो गया, लॉन्ग चेन हो गया, जो कि किसका है, पोटासियम सॉल्ट का लॉन्ग चेन है, ये डर्ट हो जाएगा। ये जो बीच में दिखाई पड़ रहा है ना गोल, ये क्या है, ऑयल है, ऑयल ड्रॉपलेट है या डर्ट है, ठीक है। इसको चारों तरफ से पकड़ लिया। अब ये किसके साथ डिजॉल्व हो रहा है, ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग कपड़े को डाल करके निकालेंगे तो ये डर्ट को लेकर के बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये कपड़ा है, छोटा सा एग्जांपल, इसमें ये डर्ट था, इसको हम लोग डिटर्जेंट वाले पानी में डाल दिए, सर्फ वाले पानी में, तो ये डर्ट को ये वाला पार्ट पकड़ लिया। अब हम लोग क्या किए, इस कपड़े को निकाल लिए तो डर्ट पानी में ही छूट गया, इसलिए सर्फ वाले पानी में से गंदे कपड़े को निकालने के बाद सर्फ वाला पानी गंदा नज़र आता है। ओके, और यहाँ पर जो ये इसको आप गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ना, इसको हम लोग मिसल्स बोलते हैं। ओके, वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स ऑयल, देख सकते हो एक ऑयल की तरफ होता है, एंड अदर आयोनिक एंड फेसेस आउटसाइड। इसको याद रखोगे, जब भी क्लीनिंग एक्शन पूछा जाएगा तो ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा। लास्ट एक्टिविटी हम लोगों ने लिया हुआ है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर से, और क्वेश्चन ये है कि किसमें ज़्यादा फॉर्म बनेगा। तो याद रखना, सॉफ्ट वाटर में ज़्यादा फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ मोर फॉर्म बनेगा और इसमें लेस बनेगा। इसका लेस और मोर होने का रीज़न क्या है कि अगर हम लोग सॉफ्ट वाटर की बात करें तो ये लेस अमाउंट में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन कंटेन करता है, और हार्ड वाटर ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कंटेन करता है, जिसकी वजह से फॉर्म का जो बनना है वो किसी में ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।